उनके जीवन का जो जर्नी रहा उसमें 2-3 चीज हमको बड़ा मतलब लगा। ये सर के पास जो बुक था, किताब, शायद वो भी इनका अपना नहीं था। ठीक है, ये मैटर करता है। आप लोगों को कई बार इसलिए मैं बताता हूँ कि आपके मम्मी पापा आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे ना जी, स्कूल की फीस से लेकर के बुक्स तक, लेकिन घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति, इतनी स्थिति खराब थी कि भैया जो कजन थे इनके, उनके बुक्स से पढ़े। एग्जाम के लिए जिस टाइम हम प्रिपेयर हो रहे थे तो उस टाइम समस्या तो बहुत थी। हमको काम भी करना था और पढ़ाई भी करना था। कई बार लगता था कि यार काम करते करते पढ़ाई हो सकेगा क्या, मतलब मुश्किल तो लगता था, लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस सामने था और साथ में मेरे दो टीचर थे। एक टीचर जो ऑनलाइन गाइड कर रहे थे और एक टीचर मेरे भैया खुद, जो मेरा हर छोटा चीज पे मेरा ध्यान रख रहे थे। तो उस पे भी मतलब उन दोनों का सहयोग रहा और मतलब किसी तरह क्लियर किए हैं। कई बार लगता था कि क्लियर होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग बस केवल एक ही देखते थे, सिलेबस देखें कि ये पोर्शन कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट डे हमको इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। हर डे टारगेट रहता था कि इतना आज के दिन सुबह उठे तो सुबह उठने के बाद रात तक हमको इतना कंप्लीट करना है, उसके बाद ही सोना है। बस फिर मतलब धीरे धीरे किसी तरह कंप्लीट किए और मतलब किस्मत था। वो कहते हैं ना कि मतलब एक पिक्चर का डायलॉग है शाहरुख खान का कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो पूरा कायनात हमको उससे मिलाने की साजिश में लग जाता है। तो हम लोग का जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग अगर सीओ के केबिन के बाहर जाए ना तो उसका होमगार्ड हमको बाहर डांट के भगा देता है। अगर वो आदमी को सीओ बनने का मौका मिले, पूरा ब्लॉक का व्यवहार सुधारने का मौका मिले, तो इसका इच्छा शक्ति क्या होगा। तो बस यही हम लोग का एक इच्छा शक्ति था, इसलिए हम लोग मतलब इससे लगे हुए। दूसरा, नौकरी करते हुए, जिस तरह सर ने आपको बताया, ठीक है, नौकरी करते हुए भी 2 सीजीएल निकाला, पोस्ट ऑफिस में काम किया, उसके बाद भी जीपीएससी, ठीक है। तो ये और जिस स्थिति अभी जो स्थिति है बरही विधानसभा या कोडरमा का, रेगुलर डे बाय डे यूपीएससी और जेपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, तो ये आपके लिए भी मोटिवेशन है कि आप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका, जैसे सर ने बताया कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ये होना चाहिए। अगर आप में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है तो इन्होंने वो एग्जाम को क्रैक करा। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, दिस इज कॉल्ड परसेवरेंस। हम और आप हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके चलते हैं। जब मैंने इसके बारे में भी पढ़ा, जब मुझे रंजीत सर ने इनके बारे में बताया, तो थोड़ी देर के लिए मुझे श्रीकांत बोला, वो जो मूवी है वो मुझे याद आया। एंड आई थॉट कि व्हाई टू वॉच दैट मूवी, व्हाई नॉट टू मीट पीपल लाइक हिम। अब मैं इनके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूं। इनके पिता का नाम है विनोद कुमार चंद्रवंशी, जो एक पारा शिक्षक थे और जिनका जो सेवानिवृत्ति हुई वो 2018 में हुई। शायद उसी के दौरान इनकी जो आंख की विजिबिलिटी है वो चली गई। अब आम आदमी जो होगा वो क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है वो बैठ के रोएगा, लेकिन इनको ये मंजूर नहीं था ना। दशरथ मांझी वाला सीन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। और उसके बाद इन्होंने 2018 में इनके पिताजी सेवानिवृत्त हुए और इनके जो बड़े भाई थे, ऑब्वियसली बात है फिर जितनी भी जिम्मेदारी थी वो इनके बड़े भाई संजीव कुमार ने उठाई और वो होम ट्यूशन पढ़ा करके अपने छोटे भाई रोशन कुमार और अपनी छोटी बहन श्रुति, वो दोनों को वो पढ़ाए कंटिन्यूअसली। और इसी दौरान सर का जो चयन हुआ वो हुआ पोस्ट ऑफिस में। ऑब्वियसली बात है पोस्ट ऑफिस विभाग में आपको भाई जगह जगह जाकर के चिट्ठी बांटना होता है। अब यहाँ पे इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई अब हम विजुअली चैलेंज हो तो जाएंगे कैसे। तो यहाँ पे भी इनके भाई ने, तो कहा जाता है ना कि ये कलयुग है बॉस, कलयुग में भाई कहाँ मिलता है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जो रामायण का कैरेक्टर राम और लक्ष्मण हम देखते थे, आप यहाँ पे महसूस करेंगे कि इनके जो बड़े भाई हैं संजीव कुमार, उन्होंने कंटिन्यूअसली इनकी हेल्प की और इनके साथ घर घर जाकर के चिट्ठी बांटी और अपनी छोटी बहन की भी जिम्मेदारी पढ़ाई की उन्होंने पूरी की और अभी भी वो कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की नौकरी के बाद एक्चुअली इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था विजुअल चैलेंज होना, ठीक है। और कहा जाता है ना, मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा था, आपदा में अवसर। हम और आप सिर्फ आपदा और एक्सक्यूजेस के बारे में चर्चा करते हैं, इन्होंने बोला ना, हार मान जाए वो हम है नहीं। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोल सकते हैं इसको, दृढ़ संकल्प। कि दृढ़ संकल्प में क्या पावर है। दिस इज लिटरली एन एक्सप्रेशन एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस।
ये जो अभी हमारे समक्ष खड़े हैं, अभी हम विकास सर, पहले इनके बारे में थोड़ा बता दूं, ये बहुत बड़े इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और तो और क्या हुआ कि जब ऑब्वियसली सर जो है वो विजुअली चैलेंज्ड है, एग्जाम में तो लिखना होगा, यहाँ पे इनकी बहन ने बहुत अहम भूमिका निभाई और इनकी बहन ने इनके साथ जेपीएससी पेपर में लिखा। और इवन एक बात मैं और बता दूं, जो सबसे टफ सब्जेक्ट जेपीएससी में माना जाता है खोरठा, ठीक है, बोलने में अलग होता है, लिखने में वो टोटली डिफरेंट होता है, उनमें इनका बहुत अच्छा मार्क्स रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ डेडिकेटेड ही इज। हम और आप हमेशा कोई ना कोई बहाना कोई ना कोई एक्सक्यूजेस बनाते रहते, सर आई डिड नॉट गेट टाइम, मेरे यहाँ लाइट नहीं था, मुझे ये करना पड़ा, मेरे पेट में दर्द था, मेरा माथा दर्द कर रहा था। नाउ सी, दिस इज कॉल्ड व्हाट चैलेंज। और उसके बाद इन्होंने जो था अपने भाई बहन परिवार के साथ मिलकर के झारखंड के सबसे टफेस्ट एग्जाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेपीएससी, उसको क्रैक करा, वो भी महज 22 साल की उम्र में और 23 साल की उम्र में। और हम और आप हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। सबसे पहले सर, श्रीधर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपके इस बहुत बड़े कारनामे के लिए अ बिग कांग्रेचुलेशन फ्रॉम द साइड ऑफ श्रीधर इंटरनेशनल स्कूल फैमिली। और आपके बारे में चर्चा करना, मुझे लगता है कि कहीं मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूं। रीजन सिंपल है सर कि इतने ऑब्स्टेकल्स के बावजूद आप उस जगह पे पहुंचे हैं जहां जिसकी आंखें वो नहीं पहुंच पाते। ये एक चीज और दिखाते हैं कि जरूरी नहीं कि सपने देखने के लिए आंखें हों, सपने बिना आंखों को भी देखा जा सकता है। तो नाउ आई रिक्वेस्ट आवर Vikas sir to just welcome him by giving, and Rohit sir as well, welcome him by giving a bouquet and shawl from the side of Sridhar International School as a token of appreciation. Kindly come. Big round of applause. कई लोगों का मानना होता है कि मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन, माँ बाप के घर में स्थिति खराब है, आपको मोटिवेशन की जरूरत है, घर से भी ज्यादा बड़ा मोटिवेशन का जरूरत है। माँ खाने के बिना दो टाइम खाना खा रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो मोटिवेशन चाहिए। क्यों का मोटिवेशन? कि इन्हें नहीं मोटिवेट किया होगा, घर की स्थिति ने मोटिवेट किया। लेकिन आप लोगों को समझाते लेकिन समझते नहीं है। अरे आपके घर में तो इनकम भी आ रहा है, लेकिन सोचो उस घर में, जिस घर में दिया जलना मुश्किल है, उस घर के लोग यूपीएससी और जेपीएससी जैसे एग्जाम निकाल रहे हैं। तो अभी से आप लोग माइंड मेंटेन करो, आज से भी ठीक है रिजल्ट आएगा। आप लोगों में से भी कई लोग होंगे, हमारे कुछ सीनियर स्टूडेंट हैं जो लगे हुए, और मैं बार बार अभी फिर से इस मंच के दौरान कह रहा हूँ, यूपीएससी जेपीएससी हम इसलिए कहते ना क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, यहाँ की आप पढ़ाई आप कर लोगे ना तो आपकी स्थिति कभी खराब नहीं होगी। आज जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, रांची, दिल्ली है या हजारीबाग, वहां पे सब यूपीएससी कैंडिडेट है, वही पढ़ा रहे। जो फेलियर हो गए तो वही व्यक्ति आपको मंत्र दे सकता है, एक व्यक्ति जो सफल हो गया वो व्यक्ति, और एक जो फेलियर हो गया, क्योंकि फेलियर को मालूम है कि क्या छोड़ना है क्या करना है। समझ रहे आप लोग? यस सर। खैर अभी सर अपनी बातों को रखेंगे आपके बीच में, और सर के लिए क्लैप कीजिए। चैलेंज तो हम बचपन से ही थे, हम लगभग यहाँ आप लोग शायद 8-9 क्लास के होंगे, 10th के हैं, हम क्लास 7th में थे। उस टाइम डॉक्टर, उसके पहले तो बच्चे थे, तो तब तक तो माँ बाप तो दिलासा देते थे कि कोई बात नहीं, डॉक्टर दिखाइए ठीक हो जाएगा। क्लास 7th में हम थे, तो उस टाइम डॉक्टर डायरेक्ट बोल दिए थे कि भाई आपका आँख का जो स्थिति है वो कभी सुधर नहीं सकता, जो दिखता है उसी में काम चलेगा। और कंडीशन ये था कि ब्लैक बोर्ड हमको दिखता नहीं था। अब ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा है तो फिर ब्लैक बोर्ड से देख करके कोई भी चीज उतारना मेरे लिए मुश्किल होता था। तब अपने बगल में बैठे दोस्त को कहते थे कि भाई तुम जो लिख रहा है तो तुम बोल के लिखो। जो वो बोल के लिखता था उसको सुन करके हम अपना नोटबुक में लिखते थे। और फिर इसी तरह 10th तक इसी तरह चला। 10th पास किए तो इंटर में तो क्योंकि हम लोग कोडरमा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का जो भी बच्चा वो ज्यादातर साइंस लेगा तो हजारीबाग ही आना पड़ता है। तो हजारीबाग में आने के दौरान क्या होता है कि क्लास वगैरह बड़ा होता था, उस टाइम बैठना आपको सबसे पीछे है, और बैठने के बाद फिर वही प्रॉब्लम कि ब्लैक बोर्ड दिखेगा। और उस टाइम मेरे पिताजी रिटायर कर गए थे पारा शिक्षक से, और पारा शिक्षक से रिटायर करने के बाद जो परिवार का जो मंथली इनकम 10 से 15 हज़ार रुपया होता था वो भी बंद हो गया।
अब परिवार का चलाना मुश्किल हो गया था उस कंडीशन में। तो मेरे भैया थे, परिवार चलाने के लिए होम ट्यूशन करना स्टार्ट किया। वो होम ट्यूशन करके मंथली 6,000 रुपये उनका इनकम होता था, उसी में पूरा परिवार चलता और उसी से घर भी चलाना है, मेरा भी पढ़ाई चलाना है और मेरी छोटी बहन का भी पढ़ाई चलाना है। तो ऐसे किसी तरह चल रहा था। उसी दौरान क्या हुआ कि उनको पता चला कि राशन कार्ड वगैरह बनता है, तो राशन तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, क्योंकि पापा मेरे पारस शिक्षक में थे तो राशन कार्ड वगैरह बना नहीं। तो उसके चलते हमको ऑफिस का चक्कर काटना पड़ा। भैया तो ट्यूशन पढ़ाते थे, वो दिन भर उसमें बिजी हैं और हम घर में बैठे रहते थे। हमको खुद खराब लगता था कि यार भैया कुछ कर रहे थे, हमको भी परिवार चलाने के लिए अपना तो योगदान देना चाहिए। तो उस दौरान हम गवर्नमेंट ऑफिस का चक्कर काटे। उस दौरान जो हम समस्या गवर्नमेंट ऑफिस में देखे कि आदमी का चप्पल घिस जाता तभी उसका काम नहीं बनता था। हमको फिर एक हेल्पलाइन नंबर मिला। हेल्पलाइन नंबर में हम कॉल किए, उनका कंप्लेन किए, वो कंप्लेन सुन के वो फिर मेरा काम। उस दिन सीखे कि भाई ई गवर्नेंस और आपका जो ऑनलाइन सिस्टम होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कितना उसका बड़ा यूज है। वो करप्शन को किस तरह उसको रोकने में अगर जनता जागरूक है तो करप्ट से करप्ट ऑफिसर किस तरह से सीधा हो सकता है। उस समय मेरा मन में इच्छा हुआ कि नहीं भाई जानना चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जैसे लोग अगर इस क्षेत्र में जाते हैं, अगर हम लोग काम करते हैं तो कितने लोग का जिंदगी बना सकते हैं, कितने लोग गरीब परिवार का हम लोग हेल्प कर सकते हैं। फिर 12th पास किए। 12th पास करने के बाद फिर वही समस्या, क्योंकि मेरा विजुअली चैलेंज थे तो लिखने में समस्या होता था। आप जो नॉर्मल स्पीड से लिख लेते हैं तो मेरा आंख का विजिबिलिटी कम है, तो हमको कोई भी चीज एकदम पास से लिखना पड़ता है और हैंडराइटिंग तो बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल आदमी के पीछे जिसके आंख में दिक्कत है वो अच्छे से लिख ही नहीं पाएगा। तो भैया घर में चर्चा हुई कि क्या आर्ट्स लेगा क्या लेगा। हम बोले कि हम मैथ ऑनर्स लेंगे, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी वगैरह सब्जेक्ट लेते हैं आपको पर पेपर 40 से 50 पेज लिखना पड़ेगा, और मैथ में क्या आप 10 पेज लिखे, आपका जो नॉलेज है आप वो कॉपी में लिखे, आपको मार्क्स उस पे आ जाएगा। तो घर वाले बोले कि नहीं मैथ तो नहीं कर पाओगे, घर से कैसे मैथ ऑनर्स से पढ़ सकते हो। तो उस टाइम तक यूट्यूब का कुछ सुविधा आ गया था, यूट्यूब में फ्री वीडियोस चलते थे। हम कहे कि नहीं हम किसी तरह काम चला लेंगे। तो उस टाइम हमारे पास जियो का छोटा सा फोन होता था, उसी से पढ़ते थे और उसी से करते थे। तो फिर 2022 में मेरे भैया मेरे लिए एक टैब ले दिए, बड़ा स्क्रीन था, उसमें वीडियोस देखना आसान था, पीडीएफ पढ़ना आसान था। तो उस तरह से 2020 से 23 में हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन में मेरा 7.71 सीजीपीए आ गया, जो डिस्टिंक्शन रहता है। और फिर इसी दौरान ग्रेजुएशन के दौरान ही आपका एक वैकेंसी आया था इंटर लेवल कलर का झारखंड में इंटर लेवल कलर का 2022 में वैकेंसी आया, और 2022 में ही आपका पंचायत सचिव का रिजल्ट भी यहाँ पे आया था झारखंड, और बहुत लोग पंचायत सचिव में ज्वाइन भी किए थे, तो उनसे काफी मोटिवेट होते थे। और किस्मत था कि उस समय पंचायत का वेब सीरीज भी आया, तो मेरा मन से इच्छा था कि भाई इंटर लेवल कलर का अगर हम निकाल लेते हैं तो हम पंचायत सचिव बनने का मौका मिलेगा, एक गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। गांव में लोगों का नहीं कहीं तो छोटे स्तर पर तो लोगों का हम हेल्प कर ही सकते हैं। तो वैसा अगर जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, मेरे परिवार का मंथली इनकम भी बढ़ जाएगा, हमको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगा, और हम फिर आगे जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे परीक्षा की तैयारी के लिए हमको समय भी मिल जाएगा। तो उस दौरान हमको झारखंड पढ़े थे, कोटा पढ़े थे, और इंडियन जीके वगैरह शुरू से ही पढ़ते थे। तो हुआ क्या कि वो वैकेंसी कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं, अभी तक उसका एग्जाम पेंडिंग ही चल रहा है। तो उसमें तो जॉब हुआ नहीं, लगभग 1 साल 1.5 साल हम लोग तैयारी किए, लेकिन जॉब हुआ नहीं। तो फिर हम ग्रामीण डाक सेवक का पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भरे, उसमें मेरा जॉब हो गया। उसमें जॉब हुआ तो ज्वाइन किए, और फिर ज्वाइन किए तो काम था बेसिकली पोस्टमैन का, आपको घर घर जाकर के चिट्ठी बांटना। तो सैलरी भी बहुत कम था, और मतलब जो रिस्पेक्ट आदमी खोजता है वो भी उसमें तो बहुत अच्छा था ही नहीं। तो फिर जब वो समय काम करने गए तो मेरा जो पोस्टिंग मिला वो धनबाद का सबसे इंटीरियर इलाका में मिला था। गोविंदपुर आप लोग जानते होंगे हो सकता है, तो गोविंदपुर से 6 किलोमीटर अंदर एक गाँव पड़ता है नगर क्या, वहां तक समझिए टेम्पो दिन में 2 ही बार जा सकते हैं, या तो वो सुबह जाएगा या तो फिर शाम जाएगा। अगर बीच में अगर आप गए तो आपको मतलब कि वहां पर रुकना पड़ेगा। तो उस इंटीरियर इलाका में कैसे अकेले रहते, तो घर वाले फिर भैया को भेजे, भैया मतलब खुद साथ में आए। फिर भैया मेरे साथ में हम खाना बनाने में हेल्प कर देते, मेरे साथ काम करने में हेल्प करते थे, और यहाँ तक कि हमको पढ़ाते भी थे। दोनों भाई सुबह खाना बनाए
सुबह खाना बनाए, खाए, फिर काम पे गए, मतलब 4 घंटा 3 घंटा जो रहा काम में किए। उसके बाद फिर वापस आके पढ़ाई करने के लिए बैठे। फिर दोनों भाई पढ़ाई किए, भैया ही हमको पढ़ाए, खुद भी पढ़े। उसके बाद फिर रात का खाना बनाए, रात का खाना बना करके फिर पढ़ाई करके फिर सो गए। इसी तरह चला। तो 27 जनवरी 2024 को आया था आपका जेपीएससी का नोटिफिकेशन। और किस्मत का बात था कि उस समय मेरा एज 21 साल नहीं हुआ था, और मिनिमम एज तो इसके लिए 21 साल मांगता है। लेकिन वो क्या था कि 1 अगस्त 2024 को एज का कट ऑफ रखा गया, 21 साल पूरा होना चाहिए, और उसका पहले मेरा एज कट ऑफ पूरा हो जा रहा है। तो फिर भैया ही कहे कि भाई देखो फॉर्म तेरे लिए ही आया है, तुम्ही को सिलेक्ट करना है, इसलिए आया है कि तुम मेहनत करो, निकाल लोगे। तो हमको भी भरोसा था नहीं कि होगा नहीं होगा। तो फिर उस समय से लगभग 2 महीना का टाइम हम लोग के पास प्रॉपर कि हम जेपीएससी के प्री के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो झारखंड पढ़ा हुआ था और इंडियन जीके वगैरह पढ़ा हुआ था। तो दोनों भाई फिर प्री का एग्जाम दिए। 17 मार्च को प्री हुआ, प्री क्वालिफाई कर गए दोनों। अब प्री क्वालिफाई करने के बाद फिर जब मेंस का बारी आया, तो मेंस के लिए हम लोग के पास मात्र 58 दिन का समय बचा। उस 58 दिन में हमको मेंस के लिए प्रॉपर आंसर राइटिंग तैयार करना था। तो फिर मतलब हम फिर एक टीचर है हमारे विभाग से, रामाकृष्णा IAS अकेडमी के, तो उनको फिर कॉल किए कि सर इस तरह का बात है, विजुअली चैलेंज कैटेगरी से आते हैं और हम प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। तो वो बोले कि बाबू कोर्स तो दे देंगे, लेकिन कोर्स का कॉस्ट कितना है। तो हम कहे कि ठीक है सर। वो बताएं उनका अपना प्रॉब्लम कि सर इकोनॉमिकली भी वीकर सेक्शन से है। तो फिर वो मतलब माने, कुछ कोर्स सस्ता में हाफ पेमेंट में ही वो हम लोग को प्रोवाइड करवा दिए। और वो 58 दिन का समय हम लोग के लिए मतलब एक चेंजिंग टाइम। वो 58 दिन में हम लोग सुबह उठते थे, सुबह 5 बजे उठे, गर्मी का टाइम था, चिट्ठी बांटने में सुबह हम लोग को छाव में ज्यादा सुविधा होता। 5 बजे उठे, 5 से 8 बजे तक हम लोग चिट्ठी बांटे। उधर से आए, 1 आध घंटा में जल्दी फ्रेश हुए और खाना चढ़ा दिए। खाना जब तक बन रहा है तब तक हम लोग वीडियो लेक्चर देखें। वो वीडियो लेक्चर हम लोग खाते खाते भी देखें कई बार। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग फिर उसको पॉज करके फिर पढ़ने बैठे। उसके बाद फिर लगभग शाम को 4 से 5 हम अपनी छोटी बहन को रोज प्रॉपर हम एक आंसर लिखवाते थे, ताकि क्योंकि वो मेरा हम स्क्राइब बनने वाली थे, हम उसको वो 1 घंटे में 1 क्वेश्चन का हम आंसर लिखवाते थे। वो आंसर हम अपने टीचर को PDF में भेजते थे, वो टीचर उसको चेक करते थे, और वो चेक करने के बाद वो हमको उसका प्रॉपर ये बताते थे कि कहाँ पे मेरे से खामी रह गया है, कहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, किस पॉइंट को मुझे जोर देना चाहिए, किस क्वेश्चन पे मुझे ज्यादा अच्छा तैयार करना चाहिए। वो प्रॉपर 58 दिन लगभग ऐसा था कि हम 6 घंटा शायद हम लोग सोए हो मुश्किल। वो 58 दिन में तैयारी किए। तो फिर 22, 23, 24 जून 2024 को हम लोग का मेंस का एग्जाम, मेंस का एग्जाम कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर हम लोग ये करने लगे कि भाई रिजल्ट आएगा। और फिर मतलब रिजल्ट आने में काफी टाइम लगा। इसी बीच हम लोग के लिए जरूरी था कि कम से कम एक ऐसा जॉब जिसके लिए मंथली 30 से 40 हजार रुपया सैलरी मिल जाए, जिससे घर परिवार भी अच्छे से चले। तो उस दौरान हम बैंक PO का भी फॉर्म भरे, आपका CSIR का भी फॉर्म भरे और SSC CGL का भी फॉर्म भरे। बैंक PO में हम इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, फेल हो गए। फिर CSIR में भी हुआ कि प्री पास किए, उसका मेंस में दिए, और कुछ मार्क्स के चलते स्किल टेस्ट भी पास किए थे, मार्क्स के चलते फाइनल मेरिट से बाहर हो गए, वहां भी फेल हो गए। और फिर CHSL का भी दिए, वो भी प्री में ही फेल हो गए। उसके बाद फिर CGL दिए, CGL का प्री पास किए, CGL का प्री पास करने के बाद मेंस हुआ जनवरी में, CGL का मेंस पास किए, और फिर फाइनल सिलेक्शन CGL में हो गया और थोड़ा देर प्री का जॉब मिल गया। तो हमको मतलब हुआ कि कम से कम स्टेबल हो गए। जब वहाँ ज्वाइन ही करने जा रहे थे कि 1 साल के बाद पता चला कि JPSC मेंस का रिजल्ट आ चुका। और JPSC मेंस का रिजल्ट आया तो हम लोग 2 भाई मेंस दिए, 2 भाई में से 1 भाई का मेंस क्वालिफाई हुआ, और मेरा क्वालिफाई हुआ था, भैया का नहीं हो पाया। उस समय भी डिमोटिवेट हुए, यार भैया का नहीं हो पाया, मेरा हुआ है, हो सकता है मेरा भी कहीं लास्ट में ही अटका हो सकता है मेरा भी मार्क्स कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है हम इंटरव्यू दें, इंटरव्यू के बाद फेल हो जाए। लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो मोटिवेट किए। एक भैया थे हमारे साथ काम करते थे, वो मोटिवेट किए उस टाइम कि आप इंटरव्यू का तैयारी कीजिए। इंटरव्यू का आप अगर आप इस बार फेल भी करते हैं, अगर आप अगले बार फिर से देते हैं, तो अगले बार आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हम पिछले बार इंटरव्यू तक पहुंचे थे, पिछले बार अच्छा से इंटरव्यू दिए थे,
तो अगले बार आपको फिर इंटरव्यू का टेंशन नहीं होगा। फिर मोटिवेट होकर के हम इंटरव्यू का तैयारी किए। मेरे टीचर बहुत हेल्प किए उस समय। फिर लगभग 20 दिन का टाइम था, मिला था। 20 दिन हम केवल इंटरव्यू पे फोकस किए और फिर जाके इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू जैसा किया उसके बाद फिर 1 महीना बाद रिजल्ट आया और फाइनली शुक्रवार को जब सुबह रिजल्ट आया तो सुबह 4 बजे हम सो करके उठे। उठने के बाद फिर हम देखे टेलीग्राम पे मैसेज चल रहा है कि रैंक 1 कौन है, रैंक 2 कौन है। हम देखे, पहले हम रिजल्ट खोले। जब तक डाउनलोड हुआ तब तक घर में जो मंदिर वगैरह है थोड़ा मन में वो पूजा वगैरह की, मतलब प्रणाम की और उसके बाद रिजल्ट में सर्च करना चालू। तो मेरा रोल नंबर था 23237876। पहले 23 सर्च किया, 23 सर्च किया और फिर मतलब आ रहा था रोल नंबर ढेर सारा। 78 सर्च किए तो 78 के बाद तुरंत आया 7876 रोशन कुमार, झारखंड फाइनेंस सर्विस। उसके बाद फिर मतलब खुशी का मतलब कोई फिर ये ठिकाना न रहा। फिर अपने भैया को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, फिर सब लोग उसके बाद से पूरा और उसके बाद से फिर आप लोग के सामने हैं। अगर हम कहें तो मेहनत केवल मेरा नहीं, मतलब अगर हम आज देखते हैं या अगर हम आज यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं तो इसमें मेरा योगदान बस 5 या 10% होगा। इसमें मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, मेरे बड़े भाई का, मेरी छोटी बहन और मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा मेजर रोल था। मेरे अंकल बचपन से जब हम पढ़ते थे तो मेरे अंकल हमको साथ में साइकिल में बैठा करके ले जाते और स्कूल में वो फर्स्ट बेंच में हमको बैठाते कि इसको ब्लैक बोर्ड देखने में पीछे से दिक्कत ना हो, इसके लिए फर्स्ट बेंच में इसका जगह रहेगी ताकि ये ब्लैक बोर्ड देख सके। मेरे भैया जब मेरे पापा रिटायर कर गए, मेरे घर को सहारा देने के लिए मेरे भैया खड़े रहे। हम अच्छे से पढ़ सके उसके लिए मेरे भैया खड़ा रहे कि हम ट्यूशन पढ़ाएंगे लेकिन इसको कोई काम नहीं बोलेंगे, ये बस पढ़ाई करेंगे। अगर हम अपनी छोटी बहन का बात करें तो जिस टाइम मेरा मेंस का एग्जाम था वो मतलब मेरी छोटी बहन पर डे लगभग 2 घंटा 3 घंटा मेरे पीछे देती थी कि नहीं मतलब कि हमको मतलब इसका अच्छा हैंड राइटिंग से इसका पेपर लिख देना, क्योंकि कोई दूसरा बच्चा वैसा आपके प्रति सिंसियर रहेगा ही नहीं। हम जब 4 घंटा का मेंस का एग्जाम होता था, सुबह 10 से 2 होता था और फिर 2 से 6 फिर से एग्जाम होता था। बिना कुछ खाए पिए आपको 8 घंटा लगातार लगे रहना लिखने। उसका हाथ का नीचे वाला काला हो जाता है लिखते लिखते, लेकिन फिर भी वो कभी भी हमसे शिकायत नहीं की कि नहीं भैया तेरे चलते हमको किसी तरह का दिक्कत। मेरे टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है, वो हर समय हमको मोटिवेट करते रहते थे। इवन कि इंटरव्यू में हम क्या पहन के जाएंगे, हमको क्या बोलना है, हमको क्या छोड़ना है, वो एक एक चीज का हमको प्रॉपर देना है। मेरे घर के सभी बड़े भाई का वो हर समय हमको मोटिवेट किए कि नहीं तुम कर सकते। बस अब इन्हीं लोग का योगदान था कि हम यहाँ पे पहुंचे। अगर हम सिलेक्ट हुए तो ये जीत बस मेरा नहीं है, मेरे घर परिवार का सबका है। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं रहते। मतलब अगर आप लोग के पास इतना प्रॉपर कंटेंट है तो आप लोग मतलब बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग जब 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते थे तो हम लोग का एनसीईआरटी चलता था। उस टाइम में झारखंड के बारे में बहुत नॉलेज एनसीईआरटी बुक में तो रहता नहीं था और उस टाइम तक स्कूल में वो फैसिलिटी हम लोग को नहीं मिल पाया था कि हम लोग झारखंड का लोकल जानकारी जान सकें। अगर आपको अपने क्षेत्र के बारे में जानने का मौका मिल रहा है तो न केवल एग्जाम में आपको आसपास के जगह के बारे में सजग बनाना है। अगर हम मानिए कि अगर हम अमरनाथ यात्रा के बारे में जानते हैं, अगर हम दिल्ली के कोई मस्जिद के बारे में जानते हैं तो हमको भद्रकाली मंदिर के बारे में भी जानना चाहिए, हमको बाबा बैद्यनाथ मंदिर के बारे में भी जानना चाहिए। ये ना केवल आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, बाकी आपको जनरल नॉलेज, आपके आसपास को चीजों का आप किस प्रकार देख सकते हैं उसमें आपका नजरिया बदले। अगर आप उस चीज को प्रॉपर जानेंगे तो आप उस क्षेत्र में अगर आप कभी भी विजिट करने जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये क्षेत्र वही है जहाँ की जिसके लिए हम पढ़े, ये क्षेत्र वही है। उस क्षेत्र के बारे में अगर आपको नॉलेज पहले से होगा तो अगर आप वो क्षेत्र में कभी भी घूमने जाइएगा तो अन्य लोग, दूसरा लोग जो क्षेत्र को जिस नजरिए से देखेंगे और आप जिस नजरिए से देखिए उसमें एक डिफरेंस रहेगा। इसलिए उस चीज को प्रॉपर मतलब ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं तो एग्जाम के लिए तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि झारखंड का अगर कोई भी एग्जाम है, इवन की जेपीएससी में हम लोग का प्री में 200 क्वेश्चन कम है।
उसमें 110 क्वेश्चन आपका झारखंड से ही, यानी 55% वेटेज केवल झारखंड का ही सिलेबस। यानी कि कितना वेटेज रख सकता है ये अगर आप पीसीएस के एग्जाम में देखें, झारखंड के किसी भी एग्जाम में देखें, तो आप कितना वेटेज रख सकता है झारखंड के चीजें वो आपको समझ में आए। इसलिए अगर आपको मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आप लोग का भाग्यशाली है कि आप लोग को ऐसा स्कूल मिला है, आप लोग को ऐसा कंटेंट मिल रहा है कि आपको जनरल नॉलेज, आपको लोकल चीजों का नॉलेज आपको मिले। ये मतलब बहुत अच्छा बात है। और जहाँ तक हम लोग का बात है, हम लोग का तो जेपीएससी का सिलेबस ही झारखंड बेस्ड है। प्री में तो समझिए आपका 200 क्वेश्चन का था और 55% वेटेज आपका झारखंड जीके का था। और जेपीएससी का नोटिफिकेशन जब आता है ना, तो उसका नोटिफिकेशन के पीछे में प्रॉपर आपका A to Z लिखा हुआ रहता है कि किस पोर्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर मुंडा शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन लिखा है तो उसे 2 ही क्वेश्चन आएंगे। संथाल परगना के शासन व्यवस्था से कुछ लिखा है 3 क्वेश्चन, तो उसे 3 ही क्वेश्चन आएगा। यानी कि मतलब उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट रहता है, वो सिलेबस रहता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग बस कुछ नहीं किए थे। हम लोग का सोचिए कि 21 साल में हम लोग को नॉलेज बहुत कम था। जो भैया लोग 30 साल 35 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, जो दिल्ली में पढ़े, उनका नॉलेज हमसे बहुत बेहतर हो। हम लोग बस यही किए थे कि कुछ नहीं देखे थे, बस सिलेबस देखे थे। सिलेबस में जिसका वेटेज आता है ज्यादा, उस पर टाइम ज्यादा, सिलेबस में जिसका वेटेज कम, उस पर टाइम कम। बस हम लोग का बस एक ही रूल था कि सिलेबस के हिसाब से देखना है, जहां तक काम बन सके वहां तक काम निकालना है। बहुत ज्यादा हमको नॉलेजेबल नहीं बनना है, हमको बस एक ही एम है कि हमको एग्जाम क्लियर करना और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सर अगर सोसाइटी में परिवर्तन का बात करें, देखिए हम रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा पर्सनल जो अनुभव है, उसके आधार पर अगर हम बोलें कि कई बार जो ऑफिसर रिक्रूट होते हैं उनका बिहेव पब्लिक से मतलब ज्यादा अटैच करने का नहीं होता। वो कहीं और है, पब्लिक कहीं और है, पब्लिक उनसे भेंट भी नहीं कर पाता। मेरा बस यही मोटिव है कि हम जो समस्या देखें अपना लाइफ में, जो गवर्नमेंट ऑफिस में देखें, वो हम अपने आसपास के किसी भी बच्चे को नहीं देखें। मेरा ऑफिस में अगर कोई भी बच्चा काम कराने के लिए है, तो उसके मन में इतना भरोसा रहना चाहिए कि अंदर केबिन में बैठा ऑफिसर मेरा ही भाई है। अगर कोई भी बूढ़ा आदमी है तो उसको लगना चाहिए कि अंदर केबिन में बैठा आदमी मेरा भतीजा है। हम उसको जो काम करेंगे वो कहेंगे वो करे, उसका वही काम करेगा जो हम लोग के लिए भलाई, वो मेरे ही घर का सदस्य। बस हम इसी एक इंस्पायरेशन के साथ तैयारी भी की, और आज भी यही इंस्पायरेशन मेरे मन में है कि हम जिस क्षेत्र में काम करें ना, हम उस क्षेत्र के हो, और वहाँ का पब्लिक मेरे परिवार में है।